हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और इसमें अभी तक हम लोग सेल टिश्यू और एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग में उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, जिससे और लोग जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन में हेल्प हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नीट के मॉड्यूल्स जो हैं, ठीक है, यानी आपको चैप्टर के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, आपको वहाँ पे मॉड्यूल्स वगैरह हर चैप्टर का प्रोवाइड कराया जाएगा, और उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ये टॉपिक एक्सक्रीशन इन फ्रॉग। तो ये जो फ्रॉग में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, यहाँ पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम लिया है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पैरेलल ही होता है। ठीक है, यहाँ पे किडनी दी हुई है, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, मतलब इसके पैरेलल, डाइजेस्टिव सिस्टम के पैरेलल ही यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी दिया हुआ है। और आप लोग ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, जिससे आपको इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जाए वो अच्छे से हर एक टॉपिक क्लियर हो, और बहुत बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताते रहेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, न्यूमोनिक्स याद रखने के लिए, तो वो चीज़ भी आपकी वीडियो में काफ़ी, वो जो है लेक्चर्स में काफ़ी हेल्प करेगी कि आप लेक्चर को अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। और साथ में एक पेन पेपर जरूर लेके बैठा कीजिए, कि कुछ अगर टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है नोट करने के लिए, ठीक है, तो उसको आप नोट करते रहिए साथ साथ में। हालांकि टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको कुछ डेज में या कुछ वीक में आपको धीरे धीरे डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, आपके जो है इस पर अच्छा कमांड हो जाएगा। तो आप इसको डेली अटेम्प्ट करते रहिए। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन में जैसे ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, किडनी होती है, यूरेथ्रा होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेटर होता है, तो उसी, और पीनस होता है। फ्रॉग में जो होता है, इसमें क्या क्या होता है, फ्रॉग में किडनी तो होती है, यूरेटर भी होता है, यूरेथ्रा भी, यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, लेकिन यहाँ पे पीनस जैसा कोई ट्रैक्ट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्लोएका होता है। बताया था एक कॉमन ओपनिंग होती है एक्सक्रीशन और डाइजेशन दोनों के लिए, एक कॉमन ओपनिंग होती है। इसी से रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो भी रिलेटेड होता है, अटैच्ड होता है, इसी से डाइजेस्टिव सिस्टम भी अटैच्ड होता है, और इसी से क्या कहते हैं हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अटैच होता है। और यहाँ पे अब हम लोग रीड करने वाले इसके बारे में, क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे आपको इसमें समझ में आ गया होगा, यहाँ पे किडनी भी है। ठीक है, ये किडनी बनी हुई है ना, यहाँ पे दो ब्राउन, ठीक है, ऐसे पेयर में किडनी बनी हुई है। ठीक है, ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई है, तो ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके आती है किडनी में ब्लड प्योर होगा, और वहाँ से प्योर ब्लड वापस से ऑर्गन्स को सप्लाई कर दिया जाएगा, और जो उसकी इम्प्योरिटी होगी, ठीक है, वो इसमें से क्या होगी, छन के कहाँ पे आ जाएगी, इम्प्योरिटीज जो है फिल्टर होकर आ जाती हैं यूरेटर में, और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में आके फिल हो जाएगी, और फिर जब एक्सक्रीशन होगा तो क्लोएका के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो ये यूरेटर है। ठीक है, किडनी के बाद यूरेटर, यहाँ पे किडनी में फिल्टर होती हैं इम्प्योरिटीज, यूरेटर में पड़ती हैं, और यूरेटर से फिर कहाँ पे आती हैं, क्लोएका में आती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में आती हैं, यूरिनरी ब्लैडर से फिर क्लोएका में। यूरिनरी ब्लैडर स्टोरेज की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका यूरिक एसिड इसमें होता है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ से स्टार्ट है ना। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी एलिमिनेशन जो होता है, ये वेस्ट कैसे होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट का ज़्यादातर एक्सट्रैक्शन करता है, इसके अलावा मिनरल्स वगैरह भी एक्सट्रैक्ट करता है, कि ज़्यादा अगर वाटर अंदर बॉडी के चला गया तो वाटर को भी निकालने का काम करेगा। ठीक है, ताकि एक्सेस ऑफ वाटर ना हो जाए। तो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये वेल डेवलप है। इसमें एक पेयर क्या है, किडनीज है, वन पेयर किडनी अभी हमने ऊपर देखी, वन पेयर किडनी यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम में फिर से। ठीक है, ये एक वन पेयर किडनी है यहाँ पे ऊपर, इधर के साइड भी है, ये एक पेयर किडनी है, और ये एक पेयर किडनी है। आई होप ये चीज़ें दिख रही होंगी, ये एक पेयर किडनी, ये एक पेयर किडनी है। ठीक है, उसके बाद यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर है, और फिर क्लोएका है, इस तरह से चीज़ें। तो यहाँ पे वन पेयर ऑफ किडनी है और यूरेटर्स हैं। ठीक है, हर एक किडनी से एक यूरेटर निकलेगा, क्लोएका है। ठीक है, क्लोएका कॉमन ओपनिंग, और यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे स्टोरेज होगा यूरिन का। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो होता है छोटा छोटा कॉम्पैक्ट डार्क कलर का रेड और बीन के जैसा किडनी जो है स्ट्रक्चर होता है, और बॉडी के पोस्टीरियर साइड पे होता है। ठीक है,
बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जैसे हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होता है, ठीक है, बैक साइड पे होगा ना, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये डॉर्सल साइड बोल सकते हैं, ठीक है, डॉर्सल साइड पे होगा, पोस्टीरियर होगा, ठीक है, इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। बीच में जो रीढ़ की हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम इनके अंदर है, फ्रॉग के अंदर, तो उसके दोनों तरफ होता है। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूनिफाइड ट्यूब्यूल। अब किडनी में क्या होते हैं, किडनी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। किडनी में क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब किडनी के अंदर ना जहाँ जहाँ पे काम होगा इस फिल्ट्रेशन का, तो वो यूनिट्स को हम क्या बोल देंगे, यूनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसको स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में क्या होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे उसकी पैकेजिंग हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट जो भी होता है तो उसकी कहीं पे प्रोडक्शन होता है, कहीं पे पैकेजिंग होती है ना। तो इस तरह से अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं फैक्ट्री में। घर में भी देखते हैं अलग अलग रूम होते हैं, बेडरूम अलग होता है, डाइनिंग रूम अलग होता है, किचन अलग होता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग सेपरेट कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो वो एक तरह से फंक्शनल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, उसमें फंक्शन कुछ ना कुछ हो रहा है हर एक जगह पे। तो इस तरह किडनी में भी हर एक जगह पे कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट की तरह काम करते हैं। तो इसमें क्या है, यूनिफाइड ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन इनको बोलते हैं। किडनी में जो स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट होती है उसको यूनिफाइड ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन कहा जाता है। और इसके बाद है टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग्स। किडनी से जो है दो यूरेटर निकलते हैं, यानी दो पाइप्स निकलती हैं किडनी से, ठीक है, मेल इन द मेल फ्रॉग। द यूरेटर्स, यहाँ पे मेल फ्रॉग दे रखा है, हालांकि इसका कोई इतना खास तो लेना देना लग नहीं रहा है यहाँ पे। फीमेल्स द यूरेटर्स एंड द ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका, ठीक है। द यूरेटर एक्ट एज यूरिनरी डक्ट विद ओपन्स इनटू द क्लोएका। तो यूरेटर जो होता है यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, क्लोएका में ये खुलता है। मतलब मेल जो होता है ना, तो मेल में क्या होता है, यूरेटर और उसका जो जेनिटल डक्ट होती है, यानी जो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो डक्ट निकलती है, जिसमें स्पर्म वगैरह कैरी होते हैं, तो वो दोनों साथ में मिक्स हो जाता है, यूरेटर और जो उसकी स्पर्म की डक्ट होती है, स्पर्मेटिक डक्ट जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जेनिटल डक्ट ना, यहाँ पे अगर आप देखें इसमें यूरिनोजेनिटल डक्ट ये पूरी बन जा रही है, किडनी से डक्ट किडनी से जो है यूरेटर निकल रही है, और इसके अलावा किडनी से यूरेटर निकलने के अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया ना, किडनी से यूरेटर भी निकल रही है, और टेस्टिस वगैरह से ना, ये टेस्टिस येलो येलो कलर के दिए हुए, तो टेस्टिस से भी डक्ट आ रही है, वो भी इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो स्पर्मेटिक डक्ट जो होती है वो टेस्टिस के भी मिल जाएगी इसमें ना, स्पर्मेटिक डक्ट यहाँ पे नाम नहीं दिया, ठीक है। तो स्पर्म जो है उससे स्पर्म भी आएंगे, तो दोनों एक कॉमन लाइन में आ जाते हैं, टेस्टिस से स्पर्म आते हैं, और किडनी से यूरेटर से क्या होता है कि वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं, यूरिक एसिड आता है, तो ये सब साथ में, यानी यूरिन आता है, तो ये दोनों साथ में मिलकर फिर आगे बढ़ते हैं, और इसकी क्लोएका में ओपनिंग होती है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट ना। किसको बोल रहा है, जब किडनी का यूरेटर, और देखो यहाँ पे ना किडनी का यूरेटर भी मिल रहा है, और किडनी के यूरेटर के साथ टेस्टिस के क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे टेस्टिस की पाइप यानी स्पर्मेटिक डक्ट भी मिल जाएगी। तो ये यूरिनोजेनिटल डक्ट बना लेता है एक तरह से। नेक्स्ट इसके बाद है ये क्लोएका में ओपन होता है, और फीमेल्स में जो यूरेटर और ओविडक्ट होते हैं, ठीक है, फीमेल्स में यूरेटर और ओविडक्ट होते हैं, ये सेपरेटली ओपन होते हैं क्लोएका में, तो उनमें कंबाइनिंग नहीं होती ना। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये थोड़ा फूला फूला है यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है, क्योंकि इसमें किडनी से भी डक्ट आके मिली है, ठीक है, यूरेटर किडनी से आके मिला है, और टेस्टिस से स्पर्मेटिक डक्ट आके मिली है, तो ये यूरिनोजेनिटल डक्ट थोड़ी सी थिक दिख रही है। यहाँ पे हम लोग देखें तो ओविडक्ट सेपरेट खुल रही है, यूरेटर सेपरेट है ना, यहाँ पे दिख रहा है सेपरेट है यूरेटर ये अलग है, और ओविडक्ट, ओवरी से ओविडक्ट अलग आ रही है। तो फीमेल में जो होता है ना, ओवरी से ओविडक्ट अलग आती है, यानी उससे एग वगैरह वो अलग से फिर क्लोएका में आएगी, सबका कनेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टेस्टिस का कनेक्शन इससे डायरेक्ट है क्लोएका से ना, सॉरी किडनी का जो कनेक्शन है ना, फीमेल में किडनी का कनेक्शन वो डायरेक्ट क्लोएका से है, और ये यूरेटर के थ्रू है ना, यूरेटर पाइप यहाँ पे दिख रही है आपको, यूरेटर पाइप है। और दूसरा क्या है, ओवरी, तो ओवरी का कनेक्शन जो है वो भी क्लोएका से डायरेक्ट है ना, क्लोएका से डायरेक्ट है, और वो किसके थ्रू है, ओविडक्ट के थ्रू है। तो ओवरी ओविडक्ट से क्लोएका से कनेक्टेड होती है, तो ये सेपरेट एक तरह से कनेक्शन होता है। द थिन वॉल्ड यूनिब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। अब जो यूनिब्लैडर होता है वो थिन वॉल है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, थिन वॉल यूनिब्लैडर है, और ये रेक्टम के वेंट्रल साइड पे, नीचे के साइड पे होगा। बड़ा अजीब चल रहा है यहाँ पे, तो ये वेंट्रल साइड पे होता है, रेक्टम के वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल टू द रेक्टम, और ये ओपन होता है क्लोएका में ना। तो यूनिब्लैडर जो है वो कहाँ पे, वेंट्रल आगे के साइड पे, रेक्टम के आगे। रेक्टम जो होता है, रेक्टम क्या है,
इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट जो है, ठीक है, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम होता है, तो वो रेक्टम वाला पार्ट जो है या इंटेस्टाइन जो है वो रेक्टम में टर्मिनेट होता है। तो रेक्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे जो होता है वो यूनि ब्लैडर होता है ना। यूनि ब्लैडर कहाँ पे होता है? इसके इंटेस्टाइन के आगे के साइड प्रेजेंट होता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, रेक्टम के आगे के साइड प्रेजेंट होता है, यानी लगभग वेंट्रल साइड पे आ जाता है, और ये फिर क्लोएका में ओपन होता है। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया एंड दिस इज यूरियोटेलिक एनिमल। अच्छा, फ्रॉग में यूरिया एक्सक्रीट होता है ना, कहीं अभी हमने शुरू में थोड़ा सा यूरिक एसिड टर्म यूज़ कर लिया, तो वो थोड़ा सा एक बोलने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे यूरिया है असल में, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, यूरिया निकलता है फ्रॉग में, तो इनको यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है? यूरिया या यूरियोटेलिक एनिमल है। एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? ब्लड के थ्रू इसमें कैरी होगा इनटू द किडनी, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है ये कैरी होता है ब्लड में, और किडनी से ब्लड से जो है, क्योंकि हर सेल जो है वो एक्सक्रीशन क्या कर रही है? वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है ना, फिर उसको लिवर में जा रहा है तो यूरिया में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर वो ब्लड के थ्रू कैरी हो रहा है, किडनी में आ रहा है। तो ब्लड के थ्रू जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो किडनी में आता है, और किडनी से फिल्टर आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसमें यूरिया जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा किडनी से। सिस्टम फॉर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग। यहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम जो होता है वो फ्रॉग में बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता है। इट इंक्लूड न्यूरल एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा हो गया। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि इसमें क्या क्या है। मेन इसमें जो चीज़ें वो किडनी है, यूरेटर है, यूनि ब्लैडर है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं एक बार फिर से, किडनी है, ठीक है, और किडनी से यूरेटर निकल रहा है, यूरेटर से फिर यूनि ब्लैडर निकल रहा है, और फिर क्लोएका ना, इस तरह से। और मेल में क्या होता है कि किडनी का जो यूरेटर होता है और टेस्टिस का जो स्पर्मेटिक डक्ट होती है वो आपस में मिली होती है, ठीक, तो इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट बोल देते हैं, और वो क्लोएका में ओपन हो जाती है फिर। और इसके बाद जो फीमेल है उसमें क्या होता है? यूरेटर अलग होता है, और इसकी डक्ट जो होती है क्या बोलते हैं, ओवरी के जो डक्ट, क्योंकि फीमेल में ओवरी है तो फीमेल की ओवरी डक्ट वो अलग होती है, और वो सेपरेटली इसमें क्लोएका में ओपन होती है, और ये यूरिक एसिड यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए इनको यूरियोटेलिक बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग वगैरह एम्फीबियंस हम क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक बोलते हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट इसमें सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए क्या देखने को मिलता है? रिप्रोडक्शन का यहाँ पे थ्योरी में लिखा नहीं है क्या? हाँ लिखा है, नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम की फिर बात आती है। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का सिस्टम। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड देखने को मिलती हैं इसमें, ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी इसमें होता है, हार्मोनल सिस्टम जिसको बोलते हैं वो भी होता है। द केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स। जिस तरह से हम लोग उसमें हार्मोन बनते हैं उसी तरह से इसमें फ्रॉग में भी हार्मोन बनते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। अच्छा, आप लोग एक बार आंसर जरूर कीजिएगा कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं, ब्लड के थ्रू ये हार्मोन डिफरेंट सेल्स या टिश्यूज पे जाता है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये कौन कौन सी होती है? पिट्यूटरी हो गई, हम लोगों में पिट्यूटरी होती है, ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, थाइमस हो गई, ठीक है, पीनियल ग्लैंड हो गई, एड्रीनल पैंक्रियाटिक आइलेट्स हो गई ना। पैंक्रियाज में जो कुछ पोर्शन होता है वो एंडोक्राइन होता है और कुछ एक्सोक्राइन भी होता है। तो पैंक्रियाट में आइलेट्स जो है ये है, एड्रीनल्स हैं, गोनैड्स हैं, तो ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई। नर्वस सिस्टम, तो ये हमने एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड देखी? इसमें देखी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो ब्रेन में होती है, थायराइड नेक रीजन में, पैराथायराइड होती है नेक में पीछे के साइड, थाइमस चेस्ट रीजन में, पीनियल बॉडी होती है ये भी ब्रेन में होती है, पैंक्रियाटिक आइलेट्स होती हैं, ठीक है, एड्रीनस ग्लैंड्स होती हैं किडनी पे, गोनैड्स होते हैं, ठीक है, इसमें टेस्टिस ओवरी वगैरह। तो नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होते हैं। तो नर्वस सिस्टम ये है देखने को मिला है, सेंट्रल और पेरिफेरल दो टाइप में डिवाइडेड है नर्वस सिस्टम, ठीक है।
इसके बाद है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दो पार्ट में डिवाइड होता है ना। दे आर 10 पेयर। सिंपैथेटिक जो होता है इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है उसको वापस से रिकवर करने में काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? जब जैसे हम लोग शेर से बच के जैसे भाग रहे हैं, ठीक है, या कोई उस पर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ रहे हैं, तो अचानक से हार्ट बीट वगैरह तेज जाती है, ये सब चीज़ हो जाती है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। रेस्पिरेशन तेज होगा और हार्ट बीट तेज जाएगी, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इस चीज़ जब जो सिचुएशन नॉर्मल जब हो जाती है, ठीक है, तो जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, जब रुक जाते हैं, रेस्ट पे हो जाते हैं, तो वापस से चीज़ें रिकवर हो जाती हैं, यानी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है, और वहाँ पे क्या होता है, हार्ट बीट वगैरह नॉर्मल हो जाएगी, रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाएगा। तो ये पैरासिम्पैथेटिक जो है ये काम करता है। तो इसमें है 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ना। क्रेनियल नर्व्स क्या, जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और एक होती है स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम है तो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ अगर नर्वस सिस्टम बनाए तो इस तरह का बनता है, हॉकी स्टिक नहीं होती है, तो उस तरह का कुछ बनता है। ये नर्वस सिस्टम बना, ऊपर ब्रेन है, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन से भी नर्व्स निकली हुई हैं तो इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। ठीक है, ब्रेन से जो नर्व, अब सारी तो बना नहीं सकते यहाँ पे, ये सारी निकल रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व निकल रही, तो ये स्पाइनल नर्व हो गई। ठीक है, ठीक है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व ये अलग अलग नर्व्स हैं। 10 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज होती है ब्रेन से। ठीक है, ब्रेन से 10 पेयर्स नर्व निकलती हैं, और ब्रेन जो होता है किसके अंदर होता है? ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम के अंदर होता है। बोनी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम, तो इसके अंदर ब्रेन होता है। ब्रेन कहाँ पे है? बोनी स्ट्रक्चर के अंदर है, जिसको ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम बोलते हैं। अब ब्रेन जो है ये डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। तो ये तीन पार्ट में ब्रेन बटा हुआ होता है, डिवाइडेड होता है। किस किस पार्ट में होता है? फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी यानी ब्रेन जो है उसके तीन पार्ट हो गए ना। यहाँ पे ब्रेन अगर बनाए इस तरह से ब्रेन बनाते हैं कुछ, तो ये फोर ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, और ये पीछे वाला हिस्सा हैंड ब्रेन हो गया। तो इस तरह से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है ब्रेन। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, एंड पेयर्ड डायंसिफिलॉन है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फोर ब्रेन में, आगे वाले हिस्से में ब्रेन के। ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं जो स्मेल में हेल्प करते हैं, स्मेल के सेंसेशन में। दूसरा पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर है थिंकिंग वगैरह प्रोसेस में, और अनपेयर्ड डायंसिफिलॉन होता है। ठीक है, यानी सिंगल डायंसिफिलॉन है, डायंसिफिलॉन एक है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर दो होते हैं। अगर हम यहाँ पे ब्रेन बनाए ना, तो आपने देखा होगा ब्रेन का 20 से डिवीजन होता है, तो उसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, आधा कटा 20 ऐसे पार्टीशन। तो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर इधर, दोनों एक साइज के होते हैं, थोड़ा छोटा बड़ा बन गया है ना यहाँ पे। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ये दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डायंसिफिलॉन। मिड ब्रेन जो होता है ये ऑप्टिक लोब्स, एक पेयर में ऑप्टिक लोब्स हैं। तो मिड ब्रेन में क्या होते हैं? एक जोड़ी ऑप्टिक लोब्स हैं, ठीक है, जो स्मेल के सेंसेशन में हेल्प करते हैं। हाइंड ब्रेन है, इसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। तो हाइंड ब्रेन यानी ब्रेन के पीछे के साइड पे क्या होता है? ब्रेन के पीछे के साइड पे सेरिबेलम होता है और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये बॉडी के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा जो है बॉडी के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। मेडुला ऑब्लंगेट पास थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है ये फोरामेन मैग्नम से पास होता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ये सब चीज़ें वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, फिर स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इंक्लूड रहती है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम जो ये हड्डियों वाला एक स्ट्रक्चर है, ये एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है स्पाइनल कॉर्ड की तरह से प्रोडक्शन करता है। फ्रॉग में अलग अलग टाइप के सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ टच, सेंसरी पेपली, टेस्टिस, ठीक है, टेस्ट बर्ड सॉरी, स्मेल, नेसल एपिथेलियम, विजन, आई, और बियरिंग टिम्पैनम एंड विद इंटरनल ईयर्स। ये सब चीज़ें हैं फ्रॉग में, अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, कौन कौन सा सेंस ऑर्गन्स है? टच के लिए सेंसरी पेपली है। ठीक है, और टेस्ट के लिए क्या है? टेस्ट यानी कि बॉडी पे सेंसरी पेपली होते हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स होते हैं, टंग पे टेस्ट बड वगैरह होते हैं। स्मेल के लिए नेसल एपिथेलियम होती है, नोज वगैरह। विजन के लिए आईज होती हैं, आंखें, एंड बियरिंग टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर्स होते हैं हियरिंग के लिए। ठीक है, टिम्पैनम होती है, इंटरनल ईयर्स होते हैं।
ठीक है। आउट ऑफ दीज आइज और इंटरनल शेयर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इन द रेस्ट ऑफ सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग, ठीक है। तो आइज और इंटरनल ईयर्स जो होते हैं, ये क्या है, आइज हो गई और अंदर के जो इंटरनल ईयर का अंदर का पोर्शन जो होता है इंटरनल ईयर जिसको बोल रहे हैं, तो ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और दे स्टार्ट सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व्स एंडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आइज और इंटरनल ईयर्स जो है ये दिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड होंगे, बाकी सब सेलुलर एग्रीगेशन के फॉर्म में होंगे, यानी सेल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये आइज और इंटरनल जो होते हैं ये ऑर्गन के फॉर्म में होते हैं, मतलब आप मेढक की आंख तो दिखती होती है ना, इसी तरह से कान जो होते हैं उसके वो भी दिखते रहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वगैरह, ठीक है। बाकी सब चीज़ें जो है विजन स्मेल के लिए नेसल एपिथेलियम जो है, ठीक है। और स्मेल के लिए नेसल एपिथेलियम हो गई, स्मेल के लिए नेसल एपिथेलियम, टेस्ट के लिए टेस्ट बल्ब वगैरह, तो टेस्ट बल्ब वगैरह टंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और नेसल एपिथेलियम नोज में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बाकी चीज़ें तो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। टच के लिए सेंसरी पेपली होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इस तरह से बाकी चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड या सेलुलर एग्रीगेशन के फॉर्म में होती हैं ना नर्व एंडिंग्स पे, लेकिन आइज और इंटरनल ईयर जो होती है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये याद रखना है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं आइज और इंटरनल ईयर्स। आइज है इसमें क्या है, पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन द स्कल, ठीक है। तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के ऑर्बिट स्कल में ऑर्बिट में, ठीक है, यहाँ पे आइज देखने को मिलती हैं, स्कल में ऑर्बिट में आइज होती हैं और ये पेयर है स्फेरिकल स्ट्रक्चर का पेयर होता है, ठीक। तो स्कल के ऑर्बिट में स्फेरिकल स्ट्रक्चर का एक पेयर होता है, इसको बोलते हैं आइज ना। और जैसे हम लोग खोपड़ी अगर बनाएं ना कपाल, तो इस तरह की मेढक का, ठीक। तो ऊपर की साइड ऑर्बिट रहेगा एकदम, और ऑर्बिट में यानी थोड़ा सा ये हड्डियों का ऐसे खोपड़ी दिखेगी, और उसमें क्या है कपाल के अंदर ऐसे थोड़ा सा ऑर्बिट बना रहता है, खांचा बना रहता है, जिसके अंदर जो इसकी आई अरेंज होती है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्बिट इन स्कल, दीज आर सिंपल आइज, सिंपल आइज होती हैं। हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट वगैरह में कंपाउंड आइज होती हैं, ठीक है, कॉकरोच वगैरह में इंसेक्ट जो होते हैं उनमें कंपाउंड आइज होती है, फ्लाई वगैरह देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या सिंपल आइज है, पजेसिंग ओनली वन यूनिट, ठीक है। तो एक यूनिट होती है दोनों आइज, एक एक यूनिट। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है, जिसपे जब टिम्पैनम मेम्ब्रेन जो बाहर से दिखाई जाती है, तो इस पर जब वाइब्रेशन वगैरह पड़ती है तो उनको सुनाई देता है, ठीक है। तो साउंड वगैरह वाइब्रेशन पड़ेंगी तो उनको सुनाई देगा, तो टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो बाहर के साइड से दिखाई जाती है फ्रॉग पे। ईयर जो होता है वो ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग दोनों का काम करता है, इक्विलिब्रियम का भी काम करता है, ठीक है। जैसे हम लोग पिन्ना वगैरह एक्सटर्नल ईयर होते हैं, तो फ्रॉग में तो नहीं होते, फ्रॉग में सिर्फ टिम्पैनम मेम्ब्रेन है, और वही चीज़ क्या काम कर रही है, हियरिंग के लिए भी काम कर रही है और बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम के लिए भी काम कर रही है। तो इनकी टिम्पैनम मेम्ब्रेन जो होती है वो बैलेंसिंग भी करती है और हियरिंग भी करती है। ऐसे साइड में अगर आप देखेंगे ना उसके फ्रॉग पे, तो ऐसे ऐसे कुछ येलो येलो सा दिखता है, ठीक है। तो ये टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है, साइड साइड में दिख रही होती है हेड पे, ठीक है। इस तरह से टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे अगर देखें क्या क्या हमने पढ़ा इसके बारे में, कि सेंस ऑर्गन में क्या क्या चीज़ें हैं फ्रॉग के, फिर इसके बाद तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं ना। तो अभी सेंस ऑर्गन में हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे सेंस ऑर्गन में पहली चीज़ देखी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए इनमें हाईली इवॉल्व्ड सेंस नर्वस सिस्टम होता है, और एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमने देखा कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक, आइलेट्स, एड्रिनस और गोनैड्स, ये सब ग्लैंड्स हैं। नर्वस सिस्टम के लिए यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने डायग्राम इसका देखा, बहुत रफ डायग्राम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, हॉकी स्टिक की तरह। नेक्स्ट इसमें ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स निकल रही होती हैं, और यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। और नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे इनका दो टाइप का है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वाला जो होता है वो इमरजेंसी की कंडीशन में वर्क करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो कैसे वर्क करता है, जब इनको वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में रेस्टिंग स्टेट में आना होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो वर्क करता है। फिर हमने देखा यहाँ पे 10 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा कितने पेयर्स होते हैं, अलग अलग फिशेज में कितनी होती हैं, बर्ड्स में कितनी होती है, सब में आपको याद रखना पड़ेगा कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। तो यहाँ पे फ्रॉग में जो है 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं ना, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स, यानी यहाँ पे जो हमने दो दो ऐसे दिखा दिया था ना, असल में ये 10 होती हैं इस तरह से ना, 10 पेयर्स होती हैं, 10 इस साइड से निकलेंगी और 10 इस साइड से निकलेंगी, तो 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, अब इतना ज़्यादा बनाने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे भी 10 हैं और यहाँ पे भी 10 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व, मतलब 10 पेयर्स
का मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड पे 10 क्रेनियल नर्व्स हैं, तभी तो दो का एक हो गया। जैसे नहीं एक जोड़ी जूता होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पेयर ऑफ शूज, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो 2 जूते होते हैं लेकिन एक जोड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे 10 पेयर का मतलब क्या है कि ये 20 क्रेनियल नर्व्स हैं, दोनों 20 के है ना, 10 गुना 20 इस तरह से हुआ, तो 20 क्रेनियल नर्व्स हैं, इस साइड भी 10 अरेंज है और इस साइड भी 10 अरेंज है, 10-10 दोनों साइड पे अरेंज है। ब्रेन जो होता है बोनी स्ट्रक्चर है और इसको ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सब चीज़ें आती हैं। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लूप्स से पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अनपेयर्ड डायंसिप्लॉन है, ठीक है। तो फोर ब्रेन में क्या क्या ऑल्फैक्टरी लूप्स हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। स्मेल के लिए ऑर्गन्स हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 है और अनपेयर्ड डायंसिप्लॉन, ये एक सिंगल डायंसिप्लॉन है। मिड ब्रेन, ठीक है, इसमें क्या होता है ऑप्टिक लोब्स होते हैं, सिंगल पेयर ऑप्टिक लोब है मिड ब्रेन में, ठीक है। यानी मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब होता है, स्मेल के सेंसेशन में जो हेल्प करता है। हैंड ब्रेन है, पीछे के साइड सेरिब्लम और मेडुला ऑब्लंगेटा, यहाँ पे देखा था ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, थोड़ा सा ऐसा रफ फिगर बना दिए थे। तो ये मिड ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगेटा वगैरह हो गया, आगे फोर ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर वगैरह होते हैं जो थिंकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और हाइंड ब्रेन में क्या हो गए, मिड ब्रेन में यहाँ पे ऑप्टिक लोब्स हो गए और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। इतनी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। क्या क्या है, फोर ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, डायंसिप्लॉन, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये सब हैं, और मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स हैं और हाइंड ब्रेन में, ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि फोर ब्रेन में क्या क्या है, मिड ब्रेन में क्या क्या और हाइंड ब्रेन में क्या क्या है। ये हर लाइन से क्वेश्चन बनता है सीआरटी के, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। सेरिबेलम जो होता है बॉडी के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ठीक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, टच, टेस्ट और स्मेल के लिए, टच के लिए सेंसरी पैपिली होते हैं, ये जो है इनके बॉडी वगैरह पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेलुलर एग्रीगेट के फॉर्म में। टेस्ट होते हैं, टेस्ट बड जो होते हैं ये इनके टंग वगैरह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। स्मेल होती है नेजल एपिथेलियम, ठीक है, तो ये नेजल एपिथेलियम होती है नोज में स्मेल के लिए। विजन के लिए आइज होती हैं, आइज जो होती हैं ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, आइज दिख रही होती हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होती हैं। और हियरिंग के लिए टिम्पैनम होती है, इंटरनल ईयर्स वो डायरेक्ट जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, तो टिम्पैनम दिखता है, ठीक है। यानी येलो येलो सा स्ट्रक्चर दिखता है फ्रॉग के बगल बगल में दोनों साइड, तो वो टिम्पैनम है और ये हियरिंग के लिए जो है हियरिंग में हेल्प करता है। आइज जो होती है पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ऑर्बिट में होते हैं स्कल के, और सिंपल आइज होगी, दोनों आई में एक एक सिंगल आइज होती हैं 1 यूनिट। एक्सटर्नल ईयर जो होता है ये एब्सेंट है, ठीक है। ये सब बता चुके हैं। टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है और ये टिम्पैनम मेम्ब्रेन यानी ईयर जो इनका होता है ये दोनों तरह से काम करता है, ठीक है। ईयर से कंफ्यूज नहीं होना, एक्सटर्नल ईयर नहीं है, ठीक है, सिर्फ इंटरनल ईयर है जिसको हम लोग टिम्पैनम मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। और वो टिम्पैनम मेम्ब्रेन जो है वो दोनों तरह से काम करती है, हियरिंग का भी काम करती है और बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम का भी काम करती है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। और नेक्स्ट जो अब हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग में, तो इसको अलग सेपरेट हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमारे इस चैनल पे इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आपके कंफर्ट हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी नीट के जो है मॉड्यूल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।